हेलो एवरीवन, मैं उज्जवल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल बायोलॉजी विद उज्जवल कुमार में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टैंडर्ड 11th से, जिसमें हम देखेंगे विटेकर के द्वारा दिए गए किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थे 5, उनमें से पहले किंगडम के बारे में। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस चैप्टर में मेनली 3 किंगडम्स के बारे में बताया गया है। वो कौन कौन से हैं? मोनरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। आज जिस के बारे में हम जानेंगे वो है मोनरा। तो आइए सबसे पहले हम मोनरा को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम बढ़े मोनरा की ओर, हम इन बातों को समझ लें कि आखिर जब हम पढ़ेंगे इन अलग अलग किंगडम्स के बारे में तो किन चीज़ों को हमें ज़्यादातर ध्यान देना होगा। आखिर किन पॉइंट, तरीका ये भी है कि हम इसे बुक्स में जैसे जैसे लिखा है उस तरीके से मेमोराइज करें, या फिर हम अपने जीवन में एक बार झांक के देखें और वहाँ से निकालने का कोशिश करें कि आखिर ये जो बुक्स लिखे गए हैं उसमें हमें क्या क्या समझाना चाहते हैं वो साइंटिस्ट, वो राइटर्स जिन्होंने एनसीईआरटी को लिखा है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ, इन्हें समझने के लिए कि आखिर वो हमें समझाना चाहते क्या है। तो आइए, सबसे पहला है हमारा मोनरा। ये जो मोनरा है, मोनरा में मेनली हमें बैक्टीरिया के बारे में जानने को मिलता है। इसके सोल मेंबर्स होते हैं, सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर बैक्टीरिया। सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर बैक्टीरिया। यदि हमने बैक्टीरिया शब्द को एक बार ही सुना है, जैसे जस्ट सपोज दैट हमने आज तक कभी बैक्टीरिया वर्ड नहीं सुना है, तो सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या, अच्छा आखिर बैक्टीरिया दिखता कैसा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिखता? दिखता मीन्स कि इसका शेप क्या है। बैक्टीरिया शेप क्या है? ये गोला है, मोटा है, चौड़ा है, लंबा है, छोटा है, ये कैसा है? ठीक है, तो सबसे पहले बात आएगी शेप की। फिर हम सोचेंगे आखिर ये जो शेप वाले बैक्टीरिया हैं इनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर मतलब कि इनका जो सेल है, यानी कि इनका जो बॉडी है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। इस बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे असल में स्ट्रक्चर के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे? स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम अपने बारे में सोचें, हमारा एक बॉडी है, ठीक है, उसका एक शेप है, ठीक है, उसके एक स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी सही बात है। आखिर हम न्यूट्रिशन किस तरीके से गेन करते हैं? हम रिप्रोडक्शन तक पहुंचने से पहले ये जानते हैं कि आखिर हम न्यूट्रिशन किस तरीके से गेन करते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर न्यूट्रिशन? आर वी हेटरोट्रॉपिक और आर वी हेटरोट्रॉप्स? आर वी फोटोऑटोट्रॉप्स या फिर हम फोटोसिंथेटिक हैं? क्या है, किस तरीके से हम अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को गेन करते हैं? जब हम इस बारे में देखेंगे तो यही चीज़ें हम बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। आखिर उनका बॉडी दिखता कैसा है, शेप कैसा है, उनका बॉडी बना किन किन चीज़ों से मिलके है, यानी उनके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम जानेंगे कि वो न्यूट्रिशन किस तरीके से गेन करते हैं। फिर हम जानेंगे फाइनली कि वो रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं। जब हम मेनली स्ट्रक्चर के बारे में जानते रहेंगे तो हम इसके साथ साथ कुछ इनके फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स को भी देखेंगे। बस इन्हीं चीज़ों को जब हम समझ लेंगे अपने इस मोनरा किंगडम में, चाहे वो प्रोटिस्टा किंगडम में या फिर फंजाई में, तो हम जनरल फीचर्स को समझ चुके होंगे। जैसे ही हमने इन सबको देख लिया और सीख लिया तो हमने इस चैप्टर के हाफ पार्ट को कंप्लीट कर लिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे इनकी क्लासिफिकेशन के पास। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जो इस चैप्टर में दिया गया है, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। What is the meaning of classification? Classification means grouping of organism on the basis of similarities and dissimilarities.
यानी कि कोई दो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या समानताएं हैं। यदि दो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में क्या असमानताएं हैं। The organisms which saw similarities were kept together, and those organisms which were kept differently saw some certain dissimilarities or saw the relations far away from that similar organism. इस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। इसे और आसान शब्दों में समझे तो हम जो अपने घर में रोजाना करते हैं उस पर ध्यान दें। तो हम क्या करते हैं घर में कि अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को, जैसे मान लीजिए हमारे बुक्स हैं, हम उन्हें एक साथ रखते हैं। हमारे बैग्स हैं, हम उन्हें एक साथ रखते हैं। हमारे पेन्स हैं, पेन है या फिर पेंसिल्स हैं, हम उन्हें एक साथ रखते हैं। हम अपने ईटेबल सब्सटेंसेस को, जिसे हम खा सकें, वो एक साइड रखा गया है। जो हमारे इंटरटेनमेंट के सब्सटेंसेस, हमारे टीवी, रेडियो, साउंड बॉक्स या फिर कुछ और भी सब्सटेंस जो भी हम इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं या फिर हमारा वीडियो गेम कुछ भी हो, उन्हें हम एक साइड रखते हैं। तो ये जो ग्रुपिंग है सब्सटेंस का, यही असल में क्लासिफिकेशन किया जाता है। हमें दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म को समझना होता है उससे पहले कि हम उनको अपने दिनचर्या में, यूटिलाइजेशन में ला सकें। तो इसीलिए इस ग्रुपिंग को किया जा रहा है। तो लास्टली हम जब मोनरा के बारे में जान लेंगे तो फाइनली हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे। और इस तरीके से यह चैप्टर हमारा मोनरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनके शेप्स आखिर कैसे होते हैं। क्या ये कंप्लीट हो चुका है? नहीं, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक पॉइंट हमारा अभी भी रह गया है। आखिर जब हम इनके शेप को देख रहे हैं, स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, न्यूट्रिशन को देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं और इसे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ये पाए कहाँ जा रहे हैं, हमें ये मिले कहाँ हमने इसे पाया और फिर जाके हमने इसे अपने माइक्रोस्कोप में देखा और फिर इनके बारे में, इन सारे कैरेक्टर्स को हम समझ पाए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि इनका हैबिटेट क्या है, ये पाए कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए हम इन्हें खोजने चलते हैं कि आखिर ये कहाँ कहाँ मिल पाएंगे हमें, जिसके बाद हम इन्हें ब्रॉडली स्टडी कर पाएंगे, इनके शेप के बारे में, इनके न्यूट्रिशन के बारे में, इनके प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आइए हम बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की ओर, जो है हैबिटेट। आखिर ये बैक्टीरिया या फिर मोनरा जो एक किंगडम है जिसके 16 मेंबर्स बैक्टीरिया है जो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट इन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वैसे ऑर्गेनिज्म आखिर पाए कहाँ जाते हैं, जैसे इनका हैबिटेट कहाँ है। एक शब्दों में कहें तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दे आर कॉस्मोपॉलिटन। आखिर सबका मतलब क्या है? कॉस्मोपॉलिटन मीन्स ऑर्गेनिज्म, वैसे बीइंग जो दुनिया भर में पाए जाते हो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो हमें ना मिल पाए। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। और इन्हीं ऑर्गेनिज्म में से जो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म आता है वो कौन है? वो है मोनरा, यानी कि दे फाउंड एवरीवेयर, दे फाउंड एवरीवेयर। अच्छा, जब हम ये वर्ड कह रहे हैं एवरीवेयर, व्हाट इट मीन एक्चुअली? इट मीन दैट दे आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड सॉइल। और सॉइल जहां हम भी रहते हैं, और सबसे जो आसान जगह है जहां हम इसे पा सकते हैं, वैसे तो एयर में भी हम खोज सकते हैं, लेकिन हम इसे और भी एक जगह खोज सकते हैं जो है इन सॉइल। यदि हम एक मुट्ठी मिट्टी उठाएं, इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल, वी कैन फाइंड हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। हम इसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया को पा सकते हैं सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी में, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, अच्छा, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म में तो आम से जानवर जंतु भी रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ खासियत है। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन हार्श कंडीशंस। व्हाट इट मीन बाय हार्श कंडीशन? हार्श कंडीशन, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हार्श कंडीशन होता क्या है।
in harsh condition. Harsh condition means that they are found in deep oceans. ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी डालेंगे. No, this is not possible that we can live there. क्यों? क्योंकि डीप ओशियंस में जब हम जाएं तो वहां पे हमारे ऊपर मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट. जब इतना ज्यादा वाटर प्रेजेंट रहेगा और हम उसके बॉटम में जा चुके हैं तो वो हमें एकदम सा प्लेन कर देगा. जैसा हम जैसे जैसे अंदर जाएं, या यदि आपको शौक हो समुद्रों के अंदर देखने का, तो यदि हम उनके अंदर चलें तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम डीप जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म चपटे होते जा रहे हैं, उनका वॉल्यूम जो है डिक्रीज करता जा रहा है. तो डीप ओशियंस में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म जनरली फ्लैट एंड होते हैं, यानी कि 3D से वो 2D में कन्वर्ट हो चुके हैं. उनका लेंथ ब्रेथ वाइड जो था उसमें सिर्फ अब लेंथ और ब्रेथ बचा. हाँ चलिए, तो ये बैक्टीरिया वैसे भी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं पाया जाता है. यानी कि जब हम बहुत डीप चले तो ये जो फ्लैट वाले एनिमल्स हैं वो भी गायब होते जाएंगे, और जब हम बहुत अंदर पहुँच चुके हैं वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे ये जीव जिसे हम कहते हैं मोनरा. आइए अब, और ये कहाँ रह सकेंगे? ये स्नो में पाए जाते हैं. जहाँ हम जाएं, जिनके बारे में आप कहानियों में सुने होंगे, यदि हम बहुत ही ठंडे वाली जगह जाएं तो हमारी उंगलियां जम जाती है. यदि हम उसे तोड़े तो वो टूट जाएगा आसानी से, या फिर वो गल जाते हैं. इन जगहों पे भी ये मोनरा पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग्स में. हॉट स्प्रिंग्स, यदि ओशियंस में आ जाए वोल्केनो इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी फटे समुद्र के अंदर, तब जो उनके ऊपर प्रेजेंट वाटर है ड्यू टू द हीट ऑफ दैट वोल्केनिक इरप्शन गेट बॉइल्ड, और इतना ज़्यादा मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस उनका, और वो वेपराइज होते रहेंगे. जहाँ पे कोई भी जीव जाए तो वो उबल जाएगा. वैसे कंडीशंस में भी हमें देखने को मिलते हैं ये वहाँ से बैक्टीरिया. तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे ये सारे ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं. क्या आप सोच सकते हैं और भी कोई वैसा एक्सट्रीम कंडीशंस जहाँ पे ये पाए जा सकते हैं? तो सोचिए, और यदि आपको कोई भी जगह मिलता है तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि वो वहाँ भी पाए जाएंगे. ओके, लेट्स वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट. इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है जो था हैबिटेट. अब हम इसके शेप के बारे में, तो अब हम जानेंगे इनके शेप्स के बारे में. वेट, क्या आपने कुछ सोचा कि ये कहाँ पाए जा सकते हैं? नहीं सोचा? हाँ, आपने सोचा है. आइए तो देखते हैं. ये पाए जा सकते हैं डेजर्ट्स. कहाँ पाए जा सकते हैं? ये पाए जा सकते हैं डेजर्ट्स. क्या डेजर्ट्स में कोई और ऑर्गेनिज्म रहता है? हाँ, कैमल्स. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डेजर्ट्स. ठीक है, तो डेजर्ट्स में कैमल्स भी पाए जाते हैं, और ये जो है हमारे मोनरा है ये भी वहाँ पे आसानी से और मजे में जीवित रह सकते हैं. और कहाँ पाए जा सकते हैं? हाँ, हमारे इंटेस्टाइन में भी ये पाए जाते हैं, इवन इन आवर माउथ. यानी कि ये एज ए पैरासाइट हमारे बॉडी में भी पाए जा सकते हैं. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एज पैथोजेंस. In our body. And let we move towards the shape. आखिर ये किन किन शेप्स में पाए जा सकते हैं? आइए हम जानते हैं कि किस शेप्स में पाए जा सकते हैं. मेनली बैक्टीरिया 4 टाइप्स के शेप्स में पाए जाते हैं जो हमने देखा है और जो हमारे इंसाइड ने भी बताया है. ठीक है, तो ये मेनली कितने शेप्स में पाए जाते हैं? 4 शेप्स. 4 शेप्स कौन कौन से? वो शेप्स हैं रॉड, वो शेप्स हैं रॉड शेप, स्पाइरल शेप, कॉमा शेप एंड स्फेरिकल शेप. कौन कौन से शेप हैं? रॉड, स्फेरिकल, कॉमा एंड व्हाट वन? रॉड शेप. ठीक है, तो हम देखते हैं ये कौन कौन से शेप हैं, और इन्हें इन सारे शेप्स वाले बैक्टीरिया को कुछ नाम भी दिया गया है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पाए जा सकते हैं रॉड शेप में.
स्पाइरल शेप के पाए जा सकते हैं, ये पाए जा सकते हैं कॉमा से, और ये हो सकते हैं स्फेरिकल। वैसे बैक्टीरिया जो रॉड शेप के पाए जा रहे हैं उन्हें कहा जाता है बेसिलस, उन्हें कहा जाता है बैसिलस। यदि वो मोर देन 1 है, यानी कि एक से ज्यादा है, मोर देन 1, तो उन्हें कहा जाएगा बेसिलस। ठीक है, इनका शेप कुछ इस तरीके से होता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमें दिखा रहा है स्पोर्स का फॉर्मेशन। तो बैसिलस नाम के बैक्टीरिया में जिनका शेप रॉड होता है, रॉड शेप है, वो बनाते हैं स्पोर्स को, ठीक है, जो एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। आइए फर्दर हम जानते हैं दूसरे बैक्टीरिया के बारे में जिसका शेप स्पाइरल है। इन्हें कहा जाता है स्पाइडिलम, इन्हें कहा जाता है स्पाइडिलम। और यदि ये एक से ज्यादा हो, यानी कि मोर देन 1, या फिर जो हमारा एनसीईआरटी लिखता है वो लिखता है प्लूरल फॉर्म, लेकिन मैं पसंद करूंगा लिखना मोर देन 1, जो कि एक सिंपल वर्ड है, तो इसे कहा जाएगा स्पाइडिलिया। ठीक है, और ये होगा कुछ इस तरीके से। तो ऐसे बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप के हैं उन्हें कहा जाता है स्पाइडिलम, और इनके ऊपर कुछ फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? कुछ फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। तो आइए, हमारा जो थर्ड शेप है, जो शेप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वह है कॉमा शेप। और ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं विब्रियम, इन्हें हम कहते हैं विब्रियम। और विब्रियम यदि ये एक से ज्यादा मोर देन 1 हो तो इसे हम कहेंगे विब्रियम। और ये कैसे होते हैं? ये कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, जो है ये कॉमा से। ये क्या कॉमा है? नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो कॉमा कैसा होता है? कॉमा होता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ऐसे शेप के बैक्टीरिया को हम कॉमा शेप कहते हैं या फिर विब्रियम कहते हैं। कुछ स्फेरिकल होते हैं जिसे हम कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकस। और यदि ये एक से ज्यादा मोर देन 1 पाए जाए तो इन्हें कहा जाता है कोकाई, COCCI। और इनका शेप है स्फेरिकल। इस तरीके से इन चारों शेप को डिस्कस करके हमने डिस्कस कर लिया शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। अब हम इनके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम इनके फीचर्स के बारे में देखते हैं। आप इसे एक बार देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब हम इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर्स। जब हम फीचर्स के बारे में बात करें तो एक बड़ा ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है हमारा ये बैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रो एंड कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो प्रो वर्ड है, इट मीन्स दैट प्रिमिटिव, एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का हो, वैसे ऑर्गेनिज्म्स को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर्स होते हैं, जो कि ये मोनिडा प्रोकैरियोटिक है तो इसके पास भी वही फीचर्स है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं इसके पास। प्रोकैरियोटिक के पास जो फीचर है वह है they do not have nuclear membrane। ओह, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। क्या हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? हाँ, हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसीलिए तो हम यूकैरियोटिक हैं। यानी कि हमारे पास ट्रू वाले और एडवांस वाले क्या हैं? न्यूक्लियस है। They do not have nuclear membrane। ओके,
अच्छा, इनके पास जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हुए तो इन्हें कह दिया जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, इन्हें क्या कह दिया गया? न्यूक्लियोइड कह दिया गया। और साथ में जबकि ये प्रोकैरियोटिक हैं तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं है। दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। साथ में इनके पास राइबोसोम जो है वो 70S राइबोसोम है। कैसे राइबोसोम्स है? 70S राइबोसोम्स। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे सेल चैप्टर में। ठीक है, ये जो मोनिडा के हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर। ये क्या होते हैं? ये होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होने का मतलब हुआ कि इनका जो एक सिंगल सेल है वो सिंगल है। ठीक है, वो अकेला ही रहता है, यानी कि ढेर सारे सेल्स एक साथ नहीं पाए जाते हैं। एक ही सेल सारे फंक्शंस को करेगा, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, न्यूट्रिशन हो, उनका एसिमिलेशन हो, एक्सक्रेशन हो, जो है सब वही अकेला करेगा बेचारा। ठीक है, यदि इसके पास फ्लैजेला पाया जाए, हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया वैसे भी होते हैं जिनके पास पाया जाता है फ्लैजेला। इसके पास क्या पाया जाता है? फ्लैजेला। और जिनके पास पाया जाएगा ये स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं फ्लैजेला, वो क्या होंगे? वो हो जाएंगे मोटाई। यदि जिनके पास फ्लैजेला पाया जाए तो वो हो जाएंगे मोटाई। अरे ये जो मैंने 3 लाइनिंग्स दिए हैं ये क्या है? ये तीनों जो हैं इनके वॉल स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर जो वॉल का स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है ग्लाइकोजन का। अंदर, इसके अंदर सेल वॉल है, और इसके और अंदर आए तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके पास इसके जो अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनसाइड में डेवलप्ड होते हैं, अंदर की ओर डेवलप्ड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेसोजोम, जिनका रोल होता है रिप्रोडक्शन में, रेस्पिरेशन में। रिप्रोडक्शन में क्या रोल है ये हम जब बाइनरी फिजन को पढ़ते रहेंगे, यानी कि एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कौन फॉलो करता है, जो करते हैं हमारे बैक्टीरिया फॉलो। जब हम उनके बारे में देखेंगे तो तभी हम मेसोजोम का रोल रिप्रोडक्शन में भी समझेंगे। ठीक है, और इनके पास क्या होता है? इनके अंदर जो है सर्कुलर डीएनए डबल स्टैंडर्ड के पाए जाते हैं। इनके पास सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं। ये इस डीएनए के अलावा इनके पास एक और डीएनए होता है जिसका कोई खास रोल इनके लिए, इन बैक्टीरिया के लिए तो नहीं होता है, लेकिन ये जब भी कोई हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर बैक्टीरिया पे कोई अटैक होता है तो वहां पे ये बड़ा काम का चीज पाया जाता है बैक्टीरिया के लिए। तो ये जो हमने देखा है ये डबल स्टैंडर्ड सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो शेप में सर्कुलर है। ठीक है, ये सर्कुलर है। हाँ, ये जो है ये प्लाज्मिड है। ये क्या है? ये प्लाज्मिड है। ये एक्स्ट्रा डीएनए है जो पाए जाते हैं इनके पास, बैक्टीरिया के पास। इनके अंदर जो है कुछ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं जो रोल प्ले करते हैं इनमें प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये क्या हो गए? ये हो गए राइबोसोम्स। कुछ इनके पास इंक्लूजन बॉडीज भी हैं। क्या है? इंक्लूजन बॉडीज। यदि हम इस इंक्लूजन बॉडीज के बारे में जाने तो ये रोल प्ले करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। इंक्लूजन बॉडी जो क्या रोल प्ले करते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड। इनके वॉल पे, ऊपर वाले मेम्ब्रेन में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं।
एक को हम कहते हैं फिम्बिया और दूसरे को हम कहते हैं पाइलस। पाइलस, फिम्बिया और दूसरे को हम कहते हैं पाइलस। हाँ, पाइलस ही कहते हैं। ये दोनों अटैचमेंट विद द होस्ट ऑर्गेनिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, जो हम देख रहे हैं एक बैक्टीरिया के बॉडी में। लेकिन बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हुए ये कॉलोनी में पाए जाते हैं। इनकी कॉलोनी भी अलग अलग तरह की होती है। आखिर ये कॉलोनी क्या है, इसे जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये और सुनहरा और बड़ा ही अच्छा सा लगेगा। तो आइए, लेकिन हमारे पास तो माइक्रोस्कोप नहीं है और मेरा स्लाइड भी उतना एडवांस नहीं है कि मैं आपको उसके स्लाइड्स दिखा सकूं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे ड्रॉ करते हैं। ये सिमिलर होगा उन्हीं के जैसा। किनके जैसा? स्लाइड्स के जैसा। आइए देखते हैं। यूनिसेलुलर, दे आर कॉलोनियल, ये किस में पाए जाते हैं? कॉलोनी में पाए जाते हैं। ये लोग साथ में रहना पसंद करते हैं। इनके कॉलोनी क्या होंगे, जैसे ये हमने एक बैक्टीरिया देखा है, ये ऐसे ऐसे करके ये मेनली साइनोबैक्टीरिया को जब हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये कॉलोनी है एक बैक्टीरिया का, मेनली साइनोबैक्टीरिया है, लेकिन हमारे बुक में नहीं दिया गया है तो हम साइनोबैक्टीरिया नहीं समझेंगे और नहीं याद करेंगे। ये साइनोबैक्टीरिया है, लेकिन ये आपको नहीं बताया जाएगा। चलिए ठीक है, हम दूसरा देखते हैं। कुछ वैसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो रिसाइकलिंग में काम करते हैं। जब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे तब हम रिसाइकलिंग को देखेंगे, लेकिन जब हम इनके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो एक कॉलोनी और आता है, वो है नॉस्टॉक, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं नॉस्टॉक को। अगेन एक बड़ा सा सेल बना लेते हैं। इसे हम थोड़ा अलग कर लेते हैं, इसे भी हम थोड़ा अलग कर लेते हैं। ये ऐसा हमने सब में डॉट डाला है, लेकिन दो सेल्स वैसे हैं। वैसे ये मल्टीपल होते हैं, लेकिन हमारे डायग्राम में सिर्फ दो ही हैं। ये जो दो सेल्स हैं ये कुछ खास तरीके के शेप को शो कर रहे हैं। आखिर ये खास तरीके का शेप क्या है, आइए हम देखते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ, आप देख पा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। इन्हें कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। इन्हें कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। ये स्पेशल वेजिटेटिव सेल्स पाए जाते हैं। ये स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल होते हैं। व्हाई स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल हियर? बिकॉज दे प्ले रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। दे प्ले रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। अच्छा, ये जो सारे बैक्टीरिया हैं इनके चारों ओर एक जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट रहता है, जिसे हम म्यूसिलेजिनस लेयर भी कहते हैं या म्यूसिलेजिनस शीथ भी कहते हैं। जिलेटिन का ये एक शीथ है जिसे म्यूसिलेजिनस लेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, यही कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है? ये म्यूसिलेजिनस लेयर है। जीनस लेयर है और ये जनरल वेजिटेटिव सेल्स है। ये बैक्टीरियल सेल्स है। और जिस डायग्राम को बनाया गया है ये डायग्राम है नॉस्टॉक का। ये एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है जो क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बारे में तो हम समझ चुके हैं कि ये किस तरीके से कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है।
कुछ पॉइंट्स हम और भी जान लेते हैं इसके सेल वॉल के बारे में। इसके बारे में सेल वॉल के बारे में जो हमने यहाँ पे दिखाया है। इसका जो सेल वॉल है ये कुछ स्पेशल टाइप्स के होते हैं। इसके सेल वॉल्स कुछ स्पेशल टाइप्स के होते हैं। इसके सेल वॉल्स बने रहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन्स के। किसके बने रहते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन्स। इससे आगे कि हम आगे बढ़े, हम इस पार्ट को रब करते हैं। हाँ, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके जो सेल वॉल होते हैं बने होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा। यहाँ पे जो पेप्टाइड लिखा गया है ये पेप्टिडो का वर्ड जनरली रिप्रेजेंट करता है एमाइनो एसिड्स को, एमाइनो एसिड को, और ये जो ग्लाइकन वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है ग्लाइकोजन को। तो इनका जो मेनली सेल वॉल बना हुआ है वो एमाइनो एसिड और ग्लाइकोजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। क्या ये हमारे बुक में दिया गया है? हाँ, वो जो हमारे पास एक टेबल है जो हमारे एनसीईआरटी के सेकंड पेज के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकंड पेज के टॉप पे है, उसमें ये जो है एमाइनो एसिड और ग्लाइकोजन या फिर पॉलीसेक्राइड के बारे में कहा गया है। ग्लाइकोजन को वहाँ लिखा गया है पॉलीसेक्राइड के द्वारा। तो इनसे जो है क्या हमारा क्या बना हुआ है? इनसे हमारा सेल वॉल बना हुआ है। आखिर ग्लाइकोजन में क्या होता है? ये ग्लाइकोजन कुछ खास प्रकार के हैं। ये दो प्रकार के ग्लाइकोजन्स देखे गए हैं। एक को हम कहते हैं नाक, दूसरे को कहते हैं नाक। कैसे वाले नाक? ये ऐसे वाले नाक हैं एन-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, और NaM4 एन-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, एन-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। तो इनका जो ग्लाइकोजन या फिर पॉलीसेक्राइड पार्ट है इन दोनों चीजों से बना हुआ है। मेनली देखा जाता है कि एक बीटा ग्लाइकोजन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है बैक्टीरिया के सेल वॉल में, जो मॉडिफाई होकर NAG बनाते हैं और इनमें फर्दर मॉडिफिकेशन होकर NaM का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों पाए जाते हैं। ये असल में ये NAG भी देखे गए हैं, NaM भी देखे गए हैं। तो ये और ये दोनों कैसे रहेंगे? ये दोनों सीरीज में रहेंगे। एक NAG है और दूसरा NaM रहेगा। फिर से NAG आएंगे और इसके बाद फिर से NaM देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो है कुछ एमाइनो एसिड पाए जाएंगे इन चेन। यहाँ पे कुछ एमाइनो एसिड पाए जाएंगे, यहाँ पे भी कुछ एमाइनो एसिड पाए जाएंगे, यानी सब उससे जुड़े हुए हैं एमाइनो एसिड। और फर्दर नीचे भी है इसी तरीके से NAG और NaM का सीरीज, और इनके पास भी पाए जा रहे हैं कुछ एमाइनो एसिड की चेन। और ये दोनों एमाइनो एसिड आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, कुछ केमिकल्स के बॉन्ड्स बन जाते हैं इन दोनों के बीच से, जिससे कि फॉर्म होता है पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल इन बैक्टीरिया। इन्हें जो है म्यूडीन भी कहा जाता है। इनके सेल वॉल को म्यूडीन भी कहा जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट देयर सेल वॉल। अब हम जानते हैं कि आखिर ये रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं। ये दो वे में रिप्रोड्यूस करते हैं। ये एसेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एसेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम एसेक्सुअल की बात करें, जो ये मेजॉरिटी टाइम या फिर सेफरल टाइम्स फॉलो करते हैं, वो है बाइनरी फिजन, यानी कि एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड कर जा रहा है, जिसे हम रिप्रोडक्शन पार्ट में जानेंगे। Then how they are able to reproduce? They are able to reproduce by two processes। जो हम यहाँ पे समझेंगे वो है कि ये जो है दो प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक प्रोसेस को हम कहते हैं एसेक्सुअल और दूसरे प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल में ये बाइनरी फिजन को फॉलो करते हैं
और सेक्सुअल में ये प्रिमिटिव मोड ऑफ डीएनए ट्रांसफर को फॉलो करते हैं। प्रिमिटिव मोड ऑफ डीएनए ट्रांसफर को फॉलो करते हैं। ये सारे इनके कॉमन फीचर्स, अभी जिन भी चीजों को हमने देखा है वो सारे कॉमन फीचर्स हैं मोनिडा के। ये सारे कॉमन फीचर्स किनके हैं? मोनिडा यानी कि बैक्टीरिया के ये सारे कॉमन फीचर्स। अब हम जानेंगे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जिसके बाद हम डिटेल में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं मोनिडा में हो रहे न्यूट्रिशन के बारे में। मोनिडा न्यूट्रिशन, इसे हम चार्ट वाइज पढ़े तो यह हमें समझने में आसानी होगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनिडा में दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक को हम हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, दूसरे को हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक फर्दर क्लासिफाइड होता है केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक फर्दर हमें क्लासिफाइड होता हुआ दिखता है ऑक्सीजेनिक एंड अनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक एंड अनऑक्सीजेनिक। एंड अनऑक्सीजेनिक फर्दर क्लासिफाई होते हैं पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इनके बारे में डायरेक्टली तो एनसीईआरटी में बात नहीं की गई है, लेकिन कुछ पॉइंट्स वैसे दिए गए हैं जिस कारण से हमें इन वर्ड्स को समझना जरूरी हो जाता है। आइए, ये पर्पल बैक्टीरिया है और ये ग्रीन बैक्टीरिया। पर्पल बैक्टीरिया फर्दर क्लासिफाइड है दो टाइप्स में, जो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इधर है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया and green non-sulfur bacteria and green non-sulfur bacteria. कुछ इतने टाइप्स के न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया में। आइए इन्हें अब हम एक एक करके समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। यदि हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, जो कि मेजर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया है बैक्टीरिया में, मेजर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें एक बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में, और उससे उस बीच में जो एनर्जी रिलीज होते हैं उसे यूटिलाइज करके वह ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये ग्लूकोज को यूटिलाइज करके ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और इस बीच में कुछ एटीपी रिलीज होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन के द्वारा वो यूटिलाइज कर रहा होता है। हेटेरोट्रॉपिक भी कुछ 3 टाइप्स के हमें यहाँ पे बताए गए हैं जो बैक्टीरिया फॉलो करता है। एक है
सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। सैप्रोफाइटिक वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड डिकेइंग मेटल्स पे मौजूद ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और उससे अपने एनर्जी की नीड को फुलफिल करते हैं। पैरासाइटिक वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग बीइंग के ऊपर जीवित रहते हैं और उसे एज ए होस्ट यूज करते हैं और उनके बॉडी से अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। सिम्बायोटिक वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स में, यानी कि कुछ फायदा जिस ऑर्गेनिज्म पे, जिस होस्ट पे वो रह रहे हैं उनसे लेते हैं और कुछ प्रॉफिट उन्हें भी दे रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे प्लस प्लस का रिलेशन हो उसे हम सिम्बायोटिक कहेंगे, जहाँ पे प्लस माइनस का रिलेशन हो उसे हम पैरासाइटिक कहेंगे, और जो डेड हैं उनके बारे में हम प्लस माइनस नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे प्लस और जीरो कहना ज्यादा ठीक है। तो इस तरीके के कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेगा। यदि हम केमोसिंथेटिक की बात करें, लेकिन इससे पहले ऑटोट्रॉपिक को जान लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक एक उस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्लांट ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ इनऑर्गेनिक में हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जिसे कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यहाँ पे इसे इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्जन के लिए हमें यूज हो सकते हैं एनर्जी केमिकल के फॉर्म में या फिर सनलाइट के फॉर्म में। यदि हम केमिकल को ब्रेक करके इस रिएक्शन को कंप्लीट करने का एनर्जी गेन कर रहे हैं तो इस तरीके के रिएक्शन को या फिर इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। यदि हम सनलाइट के एनर्जी को यूटिलाइज करके इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। यदि फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा हो, जो हम आमतौर पे देखते हैं मेनली प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वैसे प्लांट्स को हम ऑक्सीजेनिक कहेंगे। और यदि वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हम एनऑक्सीजेनिक कहेंगे। अब एनऑक्सीजेनिक जब वो होते हैं, और ऑक्सीजेनिक होने में ये अंतर है कि जब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब लाइट रिएक्शन के बीच में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखा जाता है, जिससे कि एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से जाके बाइंड करते हैं जो ऑक्सीडाइज हो चुका है सनलाइट से आए हुए एनर्जी से, और ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाते हैं बाहर की ओर। तो यह जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहे हैं, यही ऑक्सीजन उन बैक्टीरिया को ऑक्सीजेनिक बनाते हैं। और जब यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग ना देखा जाए, वहां पे वाटर के जगह स्प्लिट होता हो कोई दूसरा सब्सटेंस, जैसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हाइड्रोजन सल्फाइड स्प्लिट होगा तो वहां पे रिलीज होगा कुछ सल्फर। तो वैसे बैक्टीरिया जो सल्फर को रिलीज कर रहे हैं उन्हें हम सल्फर बैक्टीरिया कहेंगे। कहीं कहीं सल्फर के हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह दूसरे केमिकल्स को भी स्प्लिटिंग देखा जा सकता है। वैसे जगहों पे वैसे बैक्टीरिया को हम पर्पल नॉन सल्फर या फिर ग्रीन नॉन सल्फर कहेंगे। मेनली एनऑक्सीजेनिक दो पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। ये जो पर्पल बैक्टीरिया है, इनके पास जो पिगमेंट पाए जाते हैं वह है बैक्टीरियो परक्यूरी, वह है बैक्टीरियो परक्यूरी। यह पिगमेंट इन्हें पर्पल कलर प्रोवाइड करता है। और जब हम बात करें ग्रीन बैक्टीरिया की तो उनमें पाया जाता है बैक्टीरियो विरिडी, बैक्टीरियो विरिडी। इस पिगमेंट के कारण यह बैक्टीरिया ग्रीन कलर के दिखते हैं। यदि ये बैक्टीरिया सल्फर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो ग्रीन हो या पर्पल हो,
यदि वो पर्पल हैं तो उन्हें कहा जाएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, यदि वह ग्रीन है तो उन्हें कहा जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। यदि वो सल्फर को नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तब उन्हें कहा जाएगा ग्रीन पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ केमोसिंथेटिक के भी फर्दर क्लासिफाइड है। केमोसिंथेटिक क्लासिफाइड है आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एंड सल्फर बैक्टीरिया। नेचर में जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं जो मेनली केमिकल्स को ब्रेक करके उनके बॉन्ड से रिलीज होने वाले एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं इस कन्वर्जन के लिए, उन बैक्टीरिया को हम केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कह रहे थे। इसमें कुछ वैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो आयरन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करे, कुछ वैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करे, कुछ वैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करे, कुछ वैसे भी हो सकते हैं जो फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करें। जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है कि कुछ केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिसाइकल करते हैं सब्सटेंसेज को या फिर एलिमेंट्स को जो हैं फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसी बेसिस पे यहाँ पे 3 टाइप्स के बैक्टीरिया दिए गए हैं। एक और बैक्टीरिया है जो है फास्फोरस बैक्टीरिया। यहाँ जब ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात करें, इसके बारे में डिटेल में हमें बताया गया है हमारे एनसीईआरटी में, तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर वो नाइट्राइट एंड फर्दर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ यदि हम देखें तो एमोनिया का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और नाइट्राइट का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हो रहे हैं जिसे यूज करके यहाँ पे ये कन्वर्जन चल रहा है। और यह जो नाइट्रेट का फॉर्म है यह आसानी से प्लांट के द्वारा यूजेबल है और वो अपने एमाइनो एसिड प्रोटीन के सिंथेसिस में इसका यूज करते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। लेकिन हम एक तरीका और देखते हैं कि आखिर बैक्टीरिया, ये तो इंटरनल अंदर की ओर चलने वाले कुछ प्रोसेस है जिससे वो क्या कर रहा है, वो बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन को गेन कर रहा है। जो मेथड बैक्टीरिया अप्लाई करता है, अपने जिस प्रोसेस को फॉलो करता है बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए, आइए अब हम उसे देखते हैं। जनरली बैक्टीरिया क्या करते हैं, जनरली बैक्टीरिया यदि हम यहां देखें तो इसे हम एक बैक्टीरिया मान लेते हैं। यह अपने बॉडी के बाहर कुछ एंजाइम्स को सेक्रेट करता है, ठीक है, और यह इसका फूड है। इसने इस फूड पे अपने एंजाइम्स को उड़ेल दिया या फिर वॉमिट कर दिया। इसके कारण यह फूड डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसके कारण यह फूड डिकम्पोज हो जाते हैं या फिर ब्रेक हो जाते हैं स्मॉलर या फिर सिंपलर सब्सटेंस में, और उस सिंपलर सब्सटेंस को यह बैक्टीरिया फिर से सकअप कर लेता है। इस तरीके से एक बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है। यहाँ पे यह जो फूड है यह हो सकते हैं कोई आयरन के सब्सटेंस, आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस या फिर सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस, और इस तरीके से यह प्रोसेस अपना रन करता है। तो जो हम इस तरीके के प्रोसेस को यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पे एंजाइम्स की मदद से एक बैक्टीरिया अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फूड को डिग्रेड कर रहे हैं या फिर वो डाइजेस्ट कर रहे हैं और फिर उसे अपने बॉडी में
वापस से सक कर रहे हैं, इस तरीके का न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में देखा जाता है। यहाँ पे फिक्सेशन भी देखने को मिलता है नाइट्रोजन का, और कुछ सब्सटेंसेस का रिसाइकलिंग भी देखने को मिलता है। जो बैक्टीरिया आयरन को रिसाइकल कर रहे हैं उन्हें आयरन बैक्टीरिया कहा जाता है। जो फास्फोरस को कर रहे हैं उन्हें फास्फोरस बैक्टीरिया, जो सल्फर को कर रहे हैं उन्हें सल्फर बैक्टीरिया, और जो नाइट्रोजन को कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। तो यह प्रोसेस ये आयरन बैक्टीरिया भी फॉलो कर सकते हैं, आयरन को डिकम्पोज करने के लिए या फिर रिसाइकल करने के लिए। जिसमें रिसाइकल हो जाए ये ज़्यादा सही होगा कहना कि इस प्रोसेस में आयरन रिसाइकल हो जाता है। वो इसलिए नहीं इस प्रोसेस को कर रहे हैं ताकि आयरन रिसाइकल हो जाए, वो इस प्रोसेस को इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें फूड मिल सके, और जिस कारण से इनके बाई प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ आयरन फिक्स हो जा रहा है, सल्फर फिक्स हो जा रहा है, बैक्टीरिया फिक्स, ये फॉस्फोरस फिक्स हो जा रहा है, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है। और साथ साथ यहाँ पे जो जिस फूड के बारे में हम बात कर रहे हैं ये फूड मेनली होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के। यदि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के फूड हो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के बने हुए फूड हो तो इस प्रोसेस को हम कह देंगे डिकम्पोजिशन। इस प्रोसेस को हम कह देंगे डिकम्पोजिशन। और ऐसे वाले प्रोसेस को बायोलॉजी में एक स्पेशल नाम दिया गया है, जिसमें कि एक बैक्टीरिया डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड यूटिलाइज करता है बाय डूइंग सच टाइप ऑफ वर्क्स। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसे हम कहते हैं सेप्रो, SAPROPHY, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेनली जो 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन यहाँ बैक्टीरिया फॉलो कर रहा है उनमें से एक न्यूट्रिशन है। इसे हम अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे, किन्हें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अब हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। यदि हम बात करें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन के बारे में बात किया गया है। एक है सेप्रोफाइटिक, जिसे अभी अभी हमने देखा है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। आइए अब हम इन तीनों प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड कंज्यूम करता है। पैरासाइटिक एक वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक बैक्टीरिया लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग के ऊपर एज ए पैरासाइट रहता है और लिविंग बीइंग को एज होस्ट वो यूटिलाइज करता है और इनसे अपने न्यूट्रिएंट्स को ये बैक्टीरिया गेन करते हैं। यहाँ पे ये बैक्टीरिया लिविंग बीइंग को किल नहीं करते, ये इन्हें हानि पहुँचाते हैं इनके न्यूट्रिएंट्स को गेन करके। इसके एग्जाम्पल्स के रूप में हम ये भी देखें, बैक्टीरिया के स्तर पे नहीं, वैसे तो हम बैक्टीरिया पे भी देख सकते हैं जहाँ पे ये ढेर सारे डिजीज़ को काज कर रहे हैं, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो टाइफाइड काज कर रहे हैं, विब्रियो कॉलेरा जो कॉलेरा डिजीज़ को काज करते हैं, एक जेंथोमोनास सिट्री नाम का बैक्टीरिया है जो सिट्रस सिंकर प्लांट्स को में काज करते हैं,
और टेटनी नाम का एक बैक्टीरिया है जो टेटनस को काउज करता है। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं और ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिए गए बैक्टीरिया के नाम हैं जो पैरासाइटिक फॉर्म में हमारे बॉडी पे, फार्म एनिमल्स के बॉडी पे या फिर पेट के या फिर हमारे क्रॉप्स पे ये ग्रो करते हैं और उन्हें हार्म पहुंचाते हैं। तो ऐसे वाले बैक्टीरिया जो पैरासाइटिक फॉर्म में रहते हैं वो लिविंग बीइंग को एज ए होस्ट यूटिलाइज करते हैं और इनसे अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं और स्लोली इन्हें हार्म पहुंचाते हैं। यदि हम थर्ड फॉर्म को देखें जो है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म होते हैं और दोनों बेनिफिट में हैं। ऐसे वाले एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। इस तरीके का एसोसिएशन जनरली हम लेगुमिनस प्लांट्स में देखा जाता है, हम देखते हैं, या फिर कोरिल्लॉइड रूट्स में देखा जाता है जो कि एक अल्नस नाम का प्लांट है, उसमें पाया गया है। यहाँ पे जब हम सिम्बायोटिक की बात करें तो हम दो एग्जाम्पल्स लेते हैं राइजोबियम की, जो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट में पाया जाता है, लेगुमिनस प्लांट के रूट में पाया जाता है। दूसरा हम लेते हैं फ्रैंकिया के बारे में, जो अल्नस प्लांट में देखा जाता है। कुछ कोरिल्लॉइड्स रूट्स में भी प्लांट्स बैक्टीरिया देखे गए हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन को करते हैं, जैसे कि पाइनस में कोरिल्लॉइड्स रूट्स देखे जाते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके खुद के लिए वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं और प्लांट के लिए वो उस नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करके उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं, जिस कारण से अपने अमाइनो एसिड्स को यदि हम देखें तो या फिर प्रोटीन्स को देखें तो इनमें ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन पाया जाता है और हमारे बॉडी का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो खास हिस्सा होता है वो प्रोटीन के पार्ट से बना होता है और प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करके यह बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में, जो हम लिविंग बीइंग्स का एक सिस्टम है जिसमें ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टार्च को, जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे हमारा बॉडी बिल्ड हो रहा है। तो इन सब की जो रूट में रह रहा है वो सच में वह बैक्टीरिया ही है। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, हाँ, तो इनके रूट्स में बैक्टीरिया ही है। अब कुछ और हम जाने तो सिम्बायोटिक हो गया हमने। हाँ, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का और प्रोसेस है जो हमने देखा था साइनोबैक्टीरिया में, जहाँ पे साइनोबैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया के नॉस्टॉक में हमने देखा था कि एक स्पेशल वेजिटेटिव सेल पाए जाते हैं जिसमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, इस तरीके से हमारा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की ओर, जिसमें बैक्टीरिया किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हाँ, अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मेनली दो वेज से रिप्रोड्यूस करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स।
यदि हम एसेक्सुअल मेथड के बारे में बात करें तो ये एसेक्सुअल मेथड में दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक है फ्यूजन और दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन। यदि हम फ्यूजन पे ध्यान दें तो फ्यूजन में यह एक बैक्टीरिया है, ठीक है, यह एक बैक्टीरिया है और ये इसका न्यूक्लियाइड है। ये बने हुए हैं 3 वॉल के लेयर्स। अब जब इनका फेवरेबल कंडीशन चले, फेवरेबल कंडीशन मतलब टेम्परेचर ठीक, पीएच ठीक, अमाउंट ऑफ फूड इन द इन्वायरमेंट प्रेजेंट बेहतर अमाउंट में, तो ऐसे फेवरेबल कंडीशन में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने सबसे पहले अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियाइड को एमाइटोसिस के प्रोसेस से 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ जो हमने बात किया था मेसोजोम के रोल के बारे में, तो यहाँ पे ये मेसोजोम इस डुप्लीकेशन में मदद करता है। और इसके बाद ये दोनों मेसोजोम दूर होते जाते हैं और यहाँ पे इनके दोनों न्यूक्लियाई आ चुके हैं और फाइनली ये 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं, जो कि यहाँ पे दो सेल्स बन रहे हैं और दोनों इक्वल इन साइज और सिमिलर हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, जो जनरली देखने को मिलता है बैक्टीरिया में। अब हम यदि दूसरे पॉइंट को देखें तो इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में देखा गया। यदि स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो इन अनफेवरेबल कंडीशन अब के डायग्राम में हम तीनों लेयर्स को, तीनों वॉल्स को नहीं बनाएंगे, आप समझ लीजिए कि इसमें तीनों वॉल्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसे हम बैक्टीरिया मान लेते हैं, इसके पास ये इसका न्यूक्लियाइड रीजन है, इनका ये प्लाज्मिड है। बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, अपने सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये अपने जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं और बाकी के जो पार्टिकल्स हैं या फिर सब्सटेंस जो पाए जा रहे हैं वो वेजिटेटिव सेल में, और फिर आगे चल के ये पार्ट लाइज कर जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये पार्ट सेल आफ्टर द लाइसिस ऑफ सेल बाहर निकल आता है और फेवरेबल स्पॉट पे जाके ये फिर से अपने जनरेशन को बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्पोर्स के द्वारा एक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है। इस स्पोर्स को हम जनरली कहते हैं इंडो स्पोर्स। इस स्पोर्स को जनरली हम कहते हैं इंडो स्पोर्स, ठीक है। आइए अब हम सेक्सुअल मेथड के बारे में जानें। तो सेक्सुअल मेथड बैक्टीरिया में प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। इनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसमिशन देखा गया है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर देखा गया है। इस प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर में मेनली 3 पॉइंट्स हमें पढ़ना होता है, जो समअप किया गया है हमारे एनसीईआरटी के और नीट के सिलेबस से, जो दिया गया है अलग अलग चैप्टर्स में।
तो ये 3 प्रोसेस है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन एंड कंजुगेशन। इस ट्रांसडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है एक बैक्टीरिया का, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियोफेज जनरली इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को और अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट कर देते हैं अपने होस्ट बैक्टीरिया में, जहाँ जाके बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन या फिर जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन के प्रोसेस को अपने कब्जे में लेके वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे जिन सब्सटेंस को ये ऑब्टेन कर रहे हैं बैक्टीरिया से, उनमें इंफॉर्मेशंस छुपे होते हैं बैक्टीरिया के भी। और जब अनजाने में ये वायरस दूसरे किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो वो ट्रांसमिट कर देते हैं पहले वाले बैक्टीरिया से लिए गए इंफॉर्मेशन को भी नए बैक्टीरिया में। तो इस तरीके से पूरा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो जाता है थ्रू द बैक्टीरियोफेज वायरस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ट्रांसडक्शन में देखा जाए तो यह एक बैक्टीरिया है। यह क्या है? यह एक बैक्टीरिया है और इसके पास अपना इसका जेनेटिक मटेरियल है। दो काम की चीजें हैं, हम दो ही के साथ आगे बढ़ेंगे। इधर से आ रहा है हमारा बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया, और इसके अंदर पड़ा हुआ है इनका जेनेटिक मटेरियल, इन बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल। ये बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट कर देते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और यह रह जाते हैं बिना जेनेटिक मटेरियल के, और यहाँ से ये रिमूव हो जाते हैं। आगे क्या हो रहा है, इनके द्वारा जो रिलीज किया गया जेनेटिक मटेरियल है, इस बैक्टीरियोफेज के द्वारा रिलीज किया गया जेनेटिक मटेरियल ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है या फिर ये लाइज कर देता है बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को, और उन्हें फिर कन्वर्ट कर देता है अपने तरह के जेनेटिक मटेरियल, और उससे सिंथेसाइज करता है ये अपने नए बैक्टीरियोफेज वायरस को। तो यहाँ यदि हम देखें तो थोड़े पुराने बैक्टीरिया के भी डीएनए हैं और थोड़े बैक्टीरियोफेज के भी डीएनए हैं। अब ये जब ये वायरस नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, जब ये वायरस नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तभी ट्रांसमिट हो जाएगा वह जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट था पुराने बैक्टीरिया में। और इस तरीके से ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन सा जेनेटिक मटेरियल आ चुका है, ये कुछ इस तरीके का जेनेटिक मटेरियल इस वायरस ने ट्रांसमिट किया, और ये दोनों मिलके अब एक ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को शो करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस के बारे में, जिसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। आइए अब हम ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। हाँ, आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक
वैसा प्रोसेस है जिसमें कि एक बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है या फिर इनटेक कर लेता है और उसे असेंबल कर लेता है अपने जेनेटिक मटेरियल या फिर अपने न्यूक्लियाइड में, और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक नए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम रखा गया है ट्रांसफॉर्मेशन। आइए डायग्रामेटिकली इसे हम देखते हैं आखिर ये किस तरीके से हो रहा है। तो ये हमारा एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके पास में एक बैक्टीरिया था जो डेड हो गया और उसका सेल लाइज हो जाने के कारण उसके अंदर प्रेजेंट जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो चुके हैं। वो कहाँ रिलीज हो चुके हैं? इन्वायरमेंट में रिलीज हो चुके हैं। अब इन जेनेटिक मटेरियल्स को यह जो हमारा पुराना वाला बैक्टीरिया है या फिर ये जो इसके मैपिंग वाला बैक्टीरिया है वो अपने अंदर ले लेगा, ये अपने अंदर ले लेगा इनके फ्रेगमेंट्स को, और फिर क्या करेगा, यह बैक्टीरिया इनकॉर्पोरेट कर लेगा अपने जेनेटिक मटेरियल में। और इस तरीके से इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डेवलप हो जाएगा या फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और इस तरीके से ये बैक्टीरिया जो है ये ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है। और इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आइए अब हम थर्ड प्रोसेस को देखते हैं जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जिसे हमने नाम दिया गया है, हमने नाम दिया है कंजुगेशन। हमने क्या नाम दिया है? कंजुगेशन। ये कंजुगेशन में एक कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। कंजुगेशन ट्यूब मेनली पाइलस से बनता है जो कि एक F+ बैक्टीरिया में पाया जाता है। आइए इसे हम पहले समझते हैं कि यहाँ पे बैक्टीरिया को दो टाइप्स में फिर से क्लासीफाई कर दिया गया है। अब ये एक टाइप वैसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास पाइलस प्रेजेंट है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये वैसे बैक्टीरिया के पास पाया जाता है जिनके पास प्लाज्मिड देखा गया है। और दूसरे बैक्टीरिया वैसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जिनके पास प्लाज्मिड नहीं है, उनके पास पाइलस भी नहीं है। तो वैसे बैक्टीरिया जिनके पास ना प्लाज्मिड हो ना पाइलस हो उन्हें F- कहा गया है। जिनके पास प्लाज्मिड भी हो पाइलस भी हो उन्हें F+ बैक्टीरिया कहा गया है। इसे अब हम देखेंगे कि आखिर कैसे हो रहा है। जब हम बात करें कंजुगेशन की, जब हम बात करें कंजुगेशन की, तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया के पास इनका अपना न्यूक्लियाइड है, साथ में प्लाज्मिड DNA भी है, और यहाँ पे और साथ साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम पाइलस कहते हैं। और इस कारण से इस बैक्टीरिया को F+ बैक्टीरिया कहा गया है। यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया है, यह हमारा दूसरा बैक्टीरिया है जिसके पास इसका न्यूक्लियाइड तो है लेकिन ना ही तो प्लाज्मिड है और ना ही है पाइलस। इस बैक्टीरिया में आगे चल के यह दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं और ये ट्यूब अटैच हो जाता है दूसरे वाले बैक्टीरिया से। इनका न्यूक्लियाइड ऐसे का ऐसा ही रहता है, लेकिन ये जो प्लाज्मिड है जो कि डबल स्ट्रैंड है, इसमें से एक थ्रेड जो है इनका निकल के यहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है। अब इस तरीके से ये जो दो बैक्टीरिया हैं फिर अलग हो जाते हैं। ये रहा पुराने बैक्टीरिया F+ बैक्टीरिया का न्यूक्लियाइड, यह रहा F- बैक्टीरिया का न्यूक्लियाइड, यह रहा F+ बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, इसमें भी रहा F+ बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जो ट्रांसफर हो चुका है F- बैक्टीरिया में।
यह रहा इसका पाइलस, और फिर फॉर्मेशन हो रहा है सेकेंड स्ट्रैंड जिसे F+ ने भी बना लिया, और सेकेंड स्ट्रैंड जिसे F- बैक्टीरिया ने भी बना लिया। ठीक है, और इस पे भी फिर पाइलस का डेवलपमेंट हो जाएगा, और दूसरे जो F- थे उन पे भी पाइलस का डेवलपमेंट हो जाएगा। इस तरीके से यह जो F- वाले थे ये भी F+ में कन्वर्ट हो गए, और F+ है। इस तरीके से ये थर्ड प्रोसेस है जिसमें कंजुगेशन का प्रोसेस देखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिप्रोडक्शन का पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे इनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आपके लिए जनरल इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन था बैक्टीरिया को लेके, जिसमें हमने देखा कि आखिर ये बैक्टीरिया, इनका हैबिटेट कहाँ है, ये इनका शेप क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। हमने हैबिटेट में देखा था कि ये बैक्टीरिया यूबिक्यूटस है या फिर कॉस्मोपॉलिटन है, हर एक जगह पाए जाते हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो। ये हॉट स्प्रिंग्स में भी देखे गए हैं, स्नो में भी देखे गए हैं, डेजर्ट्स में भी देखे गए हैं, इवन एज ए पैथोजेंस विद इन आवर बॉडी भी देखे गए हैं। इनके शेप के बारे में जब हमने जाना था तो हमने जाना कि ये मेनली 4 टाइप्स के शेप्स में पाए जाते हैं। वह शेप हैं कॉमा, स्फेरिकल, रॉड शेप एंड स्पाइरल। वह जो कॉमा शेप के बैक्टीरिया थे उनका नाम था विब्रियो, जो स्फेरिकल शेप के थे उनका नाम था कोकस, जो स्पाइरल शेप के थे उनका नाम था स्पाइडिलम, जो रॉड शेप के थे उनका नाम था विब्रियो। फिर हमने जाना था इनके फीचर्स के बारे में, जिसमें हमने समझा था कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, ये कॉलोनी में पाए जाते हैं, ये पैथोजेंस के तरह भी काउज करते हैं, बहुत सारे डिजीज़ों को करते हैं, जिसमें कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिटोसेंटर के बारे में हमने जाना था। इनका कुछ यूटिलाइजेशन भी हमने देखा था, जिसमें ये एक एज एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं, हमारे लिए यूज होते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं मिल्क को कर्ड में, फर्मेंटेशन में ये रोल प्ले करते हैं, और ये जो है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में भी इनका यूज देखा गया है। साथ साथ हमने जाना था कि इनके पास 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक हैं, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है न्यूक्लियस के पास, जिसके कारण इनके न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। इनके पास 70S राइबोसोम्स था। हाँ, और भी कोई नई बात छूट गई, हाँ, इनके पास हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट रहता है। ये सारे इनके कुछ फीचर्स थे। फिर हमने जाना था इनके न्यूट्रिशन के बारे में। तो जब हमने इनके न्यूट्रिशन के बारे में जाना था तो अभी हमने देखा कि न्यूट्रिशन में ये हेटेरोट्रॉपिक मोड और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया के द्वारा शो किया जाता है, और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सम बैक्टीरिया के द्वारा शो किया जाता है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने 3 तरह के हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा है। एक थे सैप्रोफाइटिक, दूसरा था पैरासाइटिक, तीसरा था सिम्बायोटिक। हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 तरह के मेनली 2 टाइप्स के ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जाना। एक था फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा था केमोसिंथेटिक। हमने फोटोसिंथेटिक में जाना कि कुछ ऑक्सीजेनिक हो सकते हैं, कुछ अनऑक्सीजेनिक हो सकते हैं। अनऑक्सीजेनिक में हमने जाना था कि इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। इसमें ग्रीन बैक्टीरिया हो सकते हैं, पर्पल बैक्टीरिया हो सकते हैं। वैसे ग्रीन बैक्टीरिया जिनके पास जो सल्फर को एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं उन्हें कहा गया था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। वैसे ग्रीन बैक्टीरिया जो सल्फर को नहीं रिलीज कर रहे हैं उन्हें कहा गया था ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। वैसे बैक्टीरिया जो पर्पल कलर के थे, जिनमें बैक्टीरियोपर्क्यूरिन नाम का पिगमेंट पाया जा रहा है, वो भी 2 तरह के थे। वैसे पर्पल बैक्टीरिया जो सल्फर को रिलीज कर रहे हैं उन्हें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कहा गया था। वैसे बैक्टीरिया जो सल्फर को नहीं रिलीज कर रहे हैं उन्हें पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहा गया था। हम एनऑक्सीजेनिक और ऑक्सीजेनिक के बारे में जाने थे। वैसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें हमने एनऑक्सीजेनिक कहा था। वैसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं इन्हें हमने ऑक्सीजेनिक कहा था। हमने जब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था तो इनमें जो है कुछ केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने जब केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था
तो केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया जो है रिसाइकिल कर रहे थे फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन और सल्फर को। वैसे बैक्टीरिया जो आयरन को रिसाइकिल कर रहे हैं उन्हें आयरन बैक्टीरिया कहा जाता है। वैसे बैक्टीरिया जो सल्फर को रिसाइकिल कर रहे हैं उन्हें सल्फर बैक्टीरिया कहा जा रहा है। वैसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को रिसाइकिल कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर में फिक्स कर रहे हैं, वैसे बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। हमने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के ऊपर देखा था कि ये जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं और फाइनली नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसे प्लांट इजीली यूटिलाइज कर पाता है और अपने एमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करके फाइनली प्रोटीन के प्रोडक्शन में उसे यूज करता है। इस तरीके से हमने देखा था केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के यूजेस के बारे में। जब हमने हेटेरोटॉपिक के बारे में जाना था तो उसमें एक सेप्रोफाइटिक था, पैरासाइटिक था और सिम्बायोटिक था। सिम्बायोटिक में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखा था, जिसमें कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि राइजोबियम, वह नाइट्रोजन फिक्सेशन विद इन द लेग्यूम्स ऑफ लेगुमिनस विद इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स में कर रहे हैं। और फ्रेंकिया नाम का एक बैक्टीरिया है जो अल्नक्स के रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन को कर रहा है। जिसे एक और बैक्टीरिया के बारे में हमने जाना जो कोरेलॉइड्स रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन को करते हैं, जिसके नाम के बारे में आपको नहीं बताया गया है और ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया था न्यूट्रिशन पार्ट। इसके बाद हमने जाना रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में हमने जाना कि बैक्टीरिया जो है मेनली दो तरह से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। एक है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेथड्स में हमने दो प्रोसेस को देखा था, एक था बाइनरी फ्यूजन, दूसरा था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को हम इंडो स्पोर्स भी कहते हैं। बाइनरी फ्यूजन में हमने देखा था कि एक बैक्टीरिया अपने सबसे पहले न्यूक्लियाइड को डिवाइड करता है और फिर अपने सेल को डिवाइड करके दो बैक्टीरिया में डिवाइड कर जाता है जो आपस में सिमिलर टाइप्स के होते हैं। ऐसे डिवीजन को हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, या फिर ये टूट जाते हैं। फ्यूजन वर्ड मीन्स टूटना, यानी कि एक बैक्टीरिया ग्रो करके दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया, जिस दो बैक्टीरिया को हम डॉटर बैक्टीरिया कहते हैं या डॉटर सेल्स कहते हैं। दूसरा प्रोसेस हमने देखा था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन को फेवरेबल कंडीशन में परफॉर्म करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में देखा जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में यह बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेते हैं और बाकी के बॉडी स्ट्रक्चर को डिग्रेड होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जब वो लाइज करते हैं उनका सेल, तब जो है उसमें से वह इंडोस्पोर, जिसमें कि उनका स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, वह स्टोर रहता है लंबे समय तक। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो उसमें से जेनेटिक मटेरियल फिर से डुप्लीकेट होते हैं या फिर माइटोसिस को फॉलो करते हैं और नए नए बैक्टीरिया को फॉर्म करते हैं। इस तरीके से हमने दो प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा है। फिर हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 प्रोसेसेस के बारे में, जो 3 प्रोसेस थे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन। ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा था कि एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस है जो कि इन्फेक्ट कर रहा है एक बैक्टीरिया को, जिसमें वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट कर देता है और उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के मैकेनिज्म को यूटिलाइज करके अपने नए नए बैक्टीरियोफेज वायरस का फॉर्मेशन करते हैं और वह फिर उस सेल को लाइज करके बाहर निकलते हैं और नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इस केस में जब वो नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो यह जो बैक्टीरिया जो उस सेल को लाइज करने के बाद बने हैं, इन नए बैक्टीरिया के पास भी क्या है, पुराने बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो इन नए बैक्टीरियोफेज में पुराने बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और जब ये इन्फेक्ट करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को नए बैक्टीरिया में, कौन बैक्टीरियोफेज जब ट्रांसमिट करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को नए बैक्टीरिया में, तब जो है ट्रांसमिशन हो जाता है पुराने बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल्स नए बैक्टीरिया में। इस तरीके से ट्रांसडक्शन का प्रोसेस चल रहा है। सेकंड में हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे एक बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया कॉलोनी बना के रह रहे हैं, उसमें क्या है, एक बैक्टीरिया लाइज कर गया। एक बैक्टीरिया जैसे ही लाइज कर गया तो उसका जेनेटिक मटेरियल एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया। उनके पड़ोस में जो बैक्टीरिया है वह उस जेनेटिक मटेरियल को अपने बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर लेगा और उसे असेंबल कर लेगा अपने अंदर, अपने न्यूक्लियाइड के अंदर, और फिर उसे अटैच कर लेगा अपने जेनेटिक मटेरियल से। इस तरीके से उसके जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशन का इजाफा हो गया, जिस कारण से वो अब नए नए कामों को कर सकता है और इसलिए इस नए बैक्टीरिया को हम ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं और इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोसेस था हमारा कंजुगेशन। कंजुगेशन में हमने क्या देखा है कि यहाँ पे 2 तरह के बैक्टीरिया फिर से देखे गए हैं। एक वैसा बैक्टीरिया जिसके पास पाइलस पाया जाता है
और साथ साथ एक प्लाज्मिड भी पाया जाता है जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल देखे जाते हैं बैक्टीरिया में। दूसरा वैसा बैक्टीरिया है जिसके पास ना पाइलस पाया जा रहा है और ना ही वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं वो पाया जा रहा है। वैसे बैक्टीरिया को हम F- कह रहे हैं और जिसके पास दोनों पाए जा रहे हैं उसे हम F+ कह रहे हैं। जनरली F+ बैक्टीरिया अपने पाइलस को अटैच कर देता है F- बैक्टीरिया से, जिससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कंजुगेशन ट्यूब भी कहते हैं। इस कंजुगेशन ट्यूब से होता हुआ F+ बैक्टीरिया का जो वो डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड का जेनेटिक मटेरियल है उसमें से एक स्ट्रैंड ट्रांसमिट हो जाता है F- बैक्टीरिया के अंदर और वो पाइलस जो है फिर से डिटैच हो जाता है। वह उस बैक्टीरिया में F- बैक्टीरिया में वह प्लाज्मिड जाके अपने दूसरे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है और F+ का भी F+ भी जो है अपने दूसरे प्लाज्मिड स्ट्रैंड को अपने ही सेल में फॉर्म कर लेता है और F- के पास अब नया पाइलस भी फॉर्म हो चुका है। इस तरीके से दोनों के दोनों F+ बैक्टीरिया हो चुके हैं। इतना ही हमने आज के वीडियो में देखा है। तो अगली क्लास में हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे जिसमें हम देखेंगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में, जिसे क्लासीफाई किया है वैसे तो क्लासीफाई किया है कार्ल बूथ ने अपने 6 किंगडम या फिर 3 डोमेन सिस्टम में, लेकिन इसके बारे में हमें नहीं बताया गया है तो हम इसमें डीपली नहीं जानेंगे। सिंपली हम ऐसा कहेंगे कि मोनरा जो है 2 सब कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। एक कैटेगरी है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस आर्की बैक्टीरिया जिसे एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है इसके बारे में जानेंगे और यू बैक्टीरिया जिसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। थैंक यू। Please like and subscribe my channel if you like the videos, and it also motivate us for making the new video. So be do like and subscribe this channel. Okay, thank you.